Hello students, I am Ravi Raj Kumar and today I am here in front of you all to give you some guidance after 10th standard. देखिए 10th स्टैंडर्ड आपके लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव होता है एंड ये 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक बच्चे के लिए एंड हर एक पेरेंट्स के लिए। इनफैक्ट ये पहला पड़ाव होता है जहाँ पे आपके एकेडमिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, ठीक है। एंड लगभग सारे बच्चों के जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए या सीबीएसई स्टेट बोर्ड सीबीएसई की बात कर लीजिए या फिर आईसीएसई, हर तरह के जितने भी बोर्ड्स हैं सबके 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट। कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे अपने रिजल्ट्स को देख करके, कुछ बच्चे शायद मायूस होंगे, ठीक है, अपने रिजल्ट को ही देख के, राइट। तो जो बच्चे बहुत खुश हैं एंड उनका आगे का प्लानिंग अभी फिक्स हो चुका है एंड जो बच्चे मायूस हैं उनका भी आगे का प्लानिंग फिक्स हो चुका है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड के बाद एंड ये सबसे कंफ्यूजिंग एक्चुअली सबसे कंफ्यूजिंग ट्रांजिशन फेज होता है कि जब 10th स्टैंडर्ड से जब 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सोच के, बहुत समझदारी के साथ में आपको आपके सब्जेक्ट ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है एंड आपको आपके करियर के बारे में डिसाइड करना होता है। मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली पीसीएम ग्रुप सेलेक्ट करोगे, पीसीबी तो लेंगे नहीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप आपके लिए बेहतर रहेगा एंड 12th स्टैंडर्ड में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, 11th प्लस 12th की दोनों की हम इसके बारे में बात करेंगे एंड सही तरीके से किस तरीके से, है ना, प्रिपेयर किया जाए अपने आप को कि आप जिस भी करियर ऑप्शंस के बारे में सोच के रखे हो, जिस भी कॉलेज के बारे में आपने सोच के रखा है उस कॉलेज तक आपको पहुंचाया जा सके, राइट। एंड सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने के पहले जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एवर। बहुत अच्छा करिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये जो 2 साल होता है, ठीक है, ये जो 2 साल होता है 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का, ये आपके लाइफ के सबसे 2 इम्पॉर्टेंट वाले साल होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट। देखो वैसे तो कहते आते हैं भाई कि है ना, जब आप 9th से 10th में एंटर करते हो, राइट, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बस बेटा 1 साल, ठीक है, सिर्फ 1 साल स्टडी करा अच्छे से, उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है लाइफ, राइट। जब आप 10th के बाद अभी 11th में एंटर कर रहे हो तो आपको भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लाइफ के ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट साल है, राइट है। जब ये 2 साल बहुत अच्छे से गुजार लोगे तो अगले 4 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, राइट, जहाँ भी जाओगे ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर से आपको वहाँ पे टीचर्स कहेंगे ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही आपको करियर ऑप्शंस मिलने वाला है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो उसके बाद ही जाओगे, राइट है। सो सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा यार कब से मतलब शुरू हुआ है और कब जा करके ख़त्म होगा ये इंपॉर्टेंट साल, राइट। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप किसी भी स्टेज में रहिए, मेहनत लगती है ना। आप 9th से 10th में जब आए, है ना, तो वो आपके बताया आपके लाइफ का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है जो कि डिसाइड करेगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, राइट। मीन्स आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इंजीनियरिंग की साइड पे जाओगे, आपका अगर बायो स्ट्रॉन्ग है तो आप मेडिकल की साइड पे जाओगे, राइट है। सो इस तरीके से, या आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपका अलग डायरेक्शन होगा एक, है कि नहीं। सो फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये जो 2 साल है ना, इसके बाद के जो 2 साल हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप 10th में जो पढ़ रहे थे वो एक स्कूलिंग था, अभी ये जो 11th 12th पढ़ रहे हो, अब ये क्या है कि आपका जो प्रोफेशनल कोर्सेज होगा, आप इंजीनियरिंग कह लीजिए, मेडिकल कह लीजिए, रिसर्च में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, सो ये एकेडमिक करियर से प्रोफेशनल करियर के बीच का ये जो लिंकेज है ना, वो ये 2 साल का काम करता है, ठीक है। तो अगर ये 2 साल बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया एंड ट्रस्ट मी, ये जो पहला 1 साल 9 to 10th का 1 साल वो इंपॉर्टेंट था, अगला 4 साल भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो 2 साल है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 2 साल ही डिसाइड करेगा कि आप किस तरह से आप स्टडी कर रहे हो और कितना स्ट्रांग, मैंने बोला कि ये आपके एकेडमिक करियर से आपके प्रोफेशनल करियर के बीच का ब्रिज है, ये 2 साल जो है ब्रिज है। आप इस ब्रिज को कितना स्ट्रांग बनाते हो, जितना स्ट्रांग बनाओगे बाय पुटिंग योर एफर्ट, बाय पुटिंग योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन एंड ऑब्वियसली टीचर हैव टू पुट देयर गाइडेंस विद यू, राइट। सो ये ब्रिज जितना स्ट्रांग आप बनाएंगे उतना ही तगड़ा आपका प्रिपरेशन होगा एंड उतना ही तगड़ा आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जितना तगड़ा ये ब्रिज होगा उतना तगड़ा आपका रिजल्ट आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलने वाला है। सो उतना ही अच्छा आपका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, राइट। सो स्टार्ट करता हूँ कि जब 10th से 11th में आते हो तो मेनली वही 2 ही स्ट्रीम होता है ना,
साइंस में स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, मेनली दो ही स्ट्रीम होते हैं साइंस में, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। एंड स्पेशली मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की बात करूँगा। मैं IIT JEE और नीट, मैं इन दोनों तरह के एस्पायरेंट्स की बात करूँगा कि किस तरह से आपका स्टडी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एंड किस तरीके से आपको गाइड किया जाए कि आप ये 2 साल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करके आप प्रॉपर, ठीक है, जिस कॉलेज के बारे में आपने सोचा है आप उसी कॉलेज में एंटर करो एंड आप अपने सारे ड्रीम्स को उस 4 साल में कंप्लीट करो। ड्रीम्स को कंप्लीट करना मतलब आप अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो कि आपको किसी भी कंपनी में जानी है, जिस कंपनी में सपोज आपकी जो ड्रीम कंपनी, मुझे गूगल में काम करना है, ठीक है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, या आफ्टर 4 इयर्स मुझे खुद की कंपनी स्टैब्लिश करनी है, राइट, आफ्टर 4 इयर्स मुझे फर्दर स्टडी करना है, तो जो भी गोल आपने फिक्स किया हुआ है आफ्टर 4 इयर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, राइट, वो गोल को कंप्लीट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो आप इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिकल में जाओ, दोनों ही जगह पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको या तो इंजीनियरिंग में जाना है या तो मेडिकल में जाना है, जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हो तो आपको या तो IIT JEE का एग्ज़ाम देना होता है या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना होता है। लाइक अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो CET का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर कर्नाटका की बात करेंगे तो वहाँ का भी CET होता है। ये और भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम IIT JEE, बिटसैट हो गया, VIT हो गया, है ना, कलिंगा का एग्ज़ाम होता है, किट्स का, है ना, एंड फिर आपका वेस्ट बंगाल JEE होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड देने के लिए साइंस स्ट्रीम में, आई मीन मैथ्स वाले बच्चों के लिए, PCM ग्रुप के लिए, राइट। तो ये PCM ग्रुप वाले बच्चों के लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आपने अगर PCM सब्जेक्ट ग्रुप एक बार सेलेक्ट कर लिया तो सबसे ल्यूक्रेटिव कोर्स एंड डिग्री जो होती है वो होती है IIT की, है ना, IIT की होती है। PCM ग्रुप वालों के लिए जन्नत होता है IIT भाई, ठीक है। मुझे IIT में एडमिशन लेना है, दैट इज द पैराडाइज फॉर द PCM स्टूडेंट्स, राइट। वहीं पे अगर मैं PCB वाले बच्चों की बात करूंगा, देखिए पहले PCM का डिस्कस किया, अब हम PCB की बात करते हैं। PCB वाले बच्चे की बात करूंगा तो PCB वाले बच्चों के लिए नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। सो नीट के एग्जाम पे ही आपको जितने भी MBBS कॉलेजेस हैं, हर एक MBBS कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, राइट। एंड लोगों का अल्टीमेट एम होता है एम्स में जाना या AFMC में जाना, राइट है। सो ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे उनके लिए पैराडाइज है, राइट। सो इतने अच्छे कॉलेजेस में अगर आप चले गए मीन्स आपका करियर, आपका फ्यूचर ज़रूर ब्राइट साइड पे है, राइट। एंड तीसरा जो ग्रुप होता है सबसे कंफ्यूजिंग ग्रुप होता है यार, सबसे कंफ्यूजिंग ग्रुप होता है PCMB वाला ग्रुप, ठीक है। देखिए मैं कभी भी बीइंग अ टीचर, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ गाइड, मैं कभी भी ये आपको नहीं बोलूँगा कि आप PCMB ग्रुप लीजिए। क्यों PCMB ग्रुप? मतलब थोड़ा सा देखो भाई, पता नहीं, मुझे एक्चुअली आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया कि बच्चे PCMB ग्रुप क्यों सेलेक्ट करते हैं। PCMB मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आपके लिए मैथ्स बायोलॉजी भी दोनों के दोनों कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। सो मैथ्स एंड बायोलॉजी के साथ में आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिखने वाले हो, राइट। हाँ, कुछ एग्जाम्स होते हैं, एक्सेप्शनल एग्जाम्स हैं जहाँ पे कि मतलब उतना ज़्यादा फ्यूचर स्कोप नहीं है, राइट है। तो जो मेन स्ट्रीम की कोर्सेज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मैथ्स और बायोलॉजी ये दोनों कोर्स के साथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, या तो मैथ्स के साथ होगा मतलब PCM सब्जेक्ट ग्रुप का होगा या तो PCB का होगा। बट PCMB के बच्चों के साथ सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि मान लीजिए कोई PCMB का बच्चा है तो उसे क्या है कि मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों प्रिपेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक PCM वाला और एक PCB वाला बात कर रहा हूँ। तो ये जो दो बच्चे हैं ये सिर्फ एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है ये दो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन एक साथ में कर रहा है कि नहीं। तो PCM या PCB यहाँ पे और यहाँ पे PCMB, मतलब स्टडी आप यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का कर रहे हो, है कि नहीं। 4 सब्जेक्ट की स्टडी आप कर रहे हो और वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, है ना। और सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट होता है। मैं वास्ट होता है कह रहा हूँ, घबराइए मत सुन के, ठीक है। मैं वास्ट होता हूँ कह रहा हूँ, टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वास्ट होता है तो उसको कवर करने में टाइम तो लगेगा। मीन्स आपका 50% एफर्ट मैथ्स पे डालोगे, 50% एफर्ट आप बायोलॉजी पे डालोगे, राइट। सो सबसे बड़ी गलती होती है कि आप मैथ्स और बायोलॉजी ग्रुप कभी सेलेक्ट मत करो अगर कर रहे हो तो, राइट। दूसरा डायलेमा इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों का सोचना ऐसा होता है कि भाई मैं 11th स्टैंडर्ड में PCMB ले लेता हूँ, 12th में जाने के बाद डिसाइड करूँगा मुझे PCM में जाना है PCB में जाना है ना। सो जब 12th में आने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि आपको PCM में जाना है PCB में जाना है, मीन्स आपके स्टोरी का द एंड होना शुरू हो जाता है वहाँ से, राइट।
मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि होता क्या है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में कोर सब्जेक्ट्स को आप उतना डीपली या फिर उतनी कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पाते हो, तो 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद फिर से आपको उसको 0 लेवल से उठाना पड़ता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम अगर बात करेंगे तो उसमें 11th प्लस 12th दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम आप ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद अगर आप ये डिसाइड करोगे कि या तो मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, देन इट बिकम्स अ बिट टफ टू प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस ऑफ 2 years इन अ सिंगल ईयर, राइट। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपका साथ साथ में बोर्ड एग्जाम भी आ जाता है, ठीक है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, सबमिशंस के भी लोड रहेंगे, सो वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। सो PCMB ग्रुप लेने की बहुत सारे नुकसान हैं। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ माई लिसनर्स, माई व्यूअर्स एंड माई ऑल डियर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई चैनल not to take the PCMB group for competitive examinations, right? एंड प्रैक्टिकली अगर बात करूं मैं तो देखो भाई, PCMB ग्रुप लेने का मतलब मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूं, ठीक है। ऐसा होता है क्या कि आप सुबह इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो एंड शाम में जाकर के ऑपरेशन कर रहे हो? नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करता भाई, ठीक है। सो डोंट गो फॉर PCMB, राइट। नाउ आई एम कमिंग ऑन कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे PCM लेना है, सपोज, राइट। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे PCM लेना है एंड मुझे IIT की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैं PCB को थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ। क्यों साइड में रख रहा हूँ पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपने PCB ग्रुप सेलेक्ट किया एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, राइट, तो आप किसी को बोलोगे आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर नीट और MST CT, राइट, तो लोग सुनेंगे तो बड़ा कॉमन सा लगता है, अच्छा नीट ही तो एक ही तो एग्जाम है आपके PCB ग्रुप के लिए, है ना। सो कोई कुछ नहीं बोलेगा, येस यू कैन गो फॉर PCB, राइट। बट आपने PCM ग्रुप लिया और आपने अगर किसी को बोल लिया कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IIT, सामने वाले का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे आपने कितना बड़ा कांड कर लिया, राइट। आपने कितनी बड़ी गलती कर ली है PCM ग्रुप लेकर के और IIT की प्रिपरेशन करने जा रहे हो। अब यहाँ से एक्चुअल गेम शुरू होता है। अब आपको 10 लोग मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे फोकट का एडवाइस देने के लिए, है ना, फ्री एडवाइस देने के लिए। तो IIT के लिए प्रिपेयर मत कर, ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आपके माइंड को मतलब इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे फिर, ठीक है। सो मेरा क्या कहना है, एंड ये सेशन मैंने क्यों रिकॉर्ड किया है, ये आप लोगों के लिए इसलिए रिकॉर्ड किया है कि आपके दिमाग से ये मिथ टूटे, ये मिथ निकले कि जो चीज़ें हमें कही जा रही है, जो हमें सुनाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पे जो भी इस पूरे सेशन में कोई भी एक ऐसी बात जो आपको इम्प्रैक्टिकल लगे या इम्प्रॉपर लगे, प्लीज़ लेट मी नो, I will give my contact number with this video, right? You can call me anytime to discuss your problem and your doubts, right? So यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग आपको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, राइट। नाउ अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगा आगे बढ़ने के पहले कि मान लीजिए कि आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया है। 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में आपकी अगर परसेंटेज 70 से भी बिलो है, ठीक है, 70 से भी बिलो है, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत होनी चाहिए कि क्या मैं सच में IIT के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। मेरे पास बेसिक नहीं है एंड मैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन की सपने देख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर। तो मैं उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जिन बच्चों का बेसिक नहीं है, ठीक है। मैं उस कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिनका कि 75 या 80% के ऊपर परसेंटेज आए हैं 10th बोर्ड में, राइट। कंसिडरिंग कि उनका बेस क्लियर होगा, मीन्स 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड क्लियर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, अभी तक हज़ारों बच्चों को पढ़ाया एंड बहुत सारों का काउंसलिंग किया है। काउंसलिंग में मुझे ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हैं जिनके कि 99% मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में थे, 99% मार्क्स, 99 प्लस वाले भी बच्चे मिले, उनके मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में 99 के ऊपर थे एंड दे रिफ्यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE। डू यू नो वाई? बिकॉज उनके किसी भाई ने, किसी बहन ने प्रिपरेशन की थी जिनका कि भी 99% के आसपास रिजल्ट आया था, बट दे फेल्ड, राइट। सो डू यू नो वाई दे फेल्ड? डू यू नो हाउ मच एनर्जी एंड हाउ मच dedication they showed while preparing for IIT JEE? If you don't know, then don't go behind them. आप उनकी बात में मत आइए, ये completely एक
कहते भाई कि अगर मैं नहीं कर पाया और आप भी ना कर पाओ, इसलिए मैं आपको कुछ भी उल्टी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी, या फिर मैंने मिस प्लान कर लिया उस चीज़ को कि अच्छे तरीके से अगर मैं एग्जीक्यूट करता तो बहुत अच्छे तरीके से होता था। एंड जिस बच्चे की भी बात मैं कर रहा हूँ एंड उसने क्यों रिफ्यूज़ किया मैं आपको ये बताता हूँ। साथ में उसके जो भी कज़न थे जिन्होंने की प्रिपरेशन की थी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की, राइट, विद IIT JEE, राइट, तो उसमें उन्होंने एक मिस्टेक किया कि जहाँ पे भी वो रह रहे थे, करेक्ट, जहाँ पे भी वो उनका घर था वहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर कहीं दूर जा करके उन्होंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। वाई? बिकॉज दैट कोचिंग क्लास वॉज वेरी रिनॉन्ड, ठीक है, मैं किसी कोचिंग क्लास का नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, अब कोई कोचिंग क्लास की गलती यहाँ पे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी कोचिंग क्लास में टीचर खराब होते हैं, हर जगह पे सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं एंड एवरी टीचर वांट टू गिव देयर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, राइट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उनके मिस मैनेजमेंट का, टाइम किस तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाया स्टूडेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका टाइम शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा डिस्कस होने के बाद जो मुझे निकल के आया उनके मेरे सामने जो निकल के आया उनका टाइम टेबल, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग 7 to 1 o'clock वो बच्चा स्कूल में रहता था या कॉलेज में रहता था, 11th एंड 12th वाले कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद शाम में 4 से लेकर के 8 बजे तक उनका कोचिंग क्लास चलता था, राइट, एंड दैट वाज अ वेरी गुड रिनाउंड कोचिंग क्लास, दैट वाज बट फार फ्रॉम हिज हाउस, राइट। सो उसको जाने आने में 1.5 घंटे, जाने में 1.5 घंटे, आने में लगते थे, मीन्स 3 घंटे कहीं ना कहीं आप डेली के वेस्ट कर रहे हो, जबकि उसको इन्वेस्ट किया जा सकता था। अगर आप अपने घर के आसपास ही रह करके कोई भी ऐसे गाइड के साथ आप मिलते जो आपको टीच कर सकते थे, जो आपको कोच कर सकते थे, राइट, अगर उनके साथ मिलकर काम करते और वो 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी पे देते तो शायद आप बहुत अच्छा कर पाते थे। मैंने जब उनको ये बताया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की पूरे 2 साल, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो से ज़्यादा कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। बड़ी क्लासेस में पढ़ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, हर एक टीचर बहुत अच्छे हैं, हर एक टीचर अपना बेस्ट हमेशा देते हैं, बट आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो आप प्रॉपर रिजल्ट देंगे। आप इसलिए उस क्लास में नहीं जाओ क्योंकि आपके 10 फ्रेंड जाते हैं, राइट, हो सकता है वो 10 फ्रेंड के घर के आसपास का वो क्लास हो, राइट। तो आपकी प्लानिंग क्या है, आप इस चीज़ को डिसाइड करिए, आपके लिए क्या बेहतर है, आप इस चीज़ को डिसाइड करिए। सो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के साथ में, जैसे बोला टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू जो आता है टाइम मैनेजमेंट का। एंड इसके अलावे मैंने जैसे बोला कि आप जैसे 10th पास करते हो आपको सजेशन देने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा सबसे पहले IIT JEE की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइड में दिखाऊंगा, एक ब्राइट साइड भी दिखाऊंगा और एक इसका मिथ भी दिखाऊंगा, राइट। तो मैं ब्राइट साइड पे आने से पहले मैं आपको मिथ के बारे में बताता हूँ जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है ना, एंड सबके साथ होता है नॉर्मली, राइट। एंड मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका कि 80-85% के ऊपर स्कोर आया है 10th स्टैंडर्ड में, जिनका कि बेस क्लियर है, राइट है, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। तो मिथ में सबसे पहला सबसे इंटरेस्टिंग होता है भाई मिथ, है ना। अच्छी बातों को लोग उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनते जितने, मतलब ऐसा कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला गया, राइट, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ही नहीं। मतलब ये होता है नॉर्मली कि मान लीजिए कि किसी भी आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे गए, आपको कोई वहाँ पे 2 अच्छी बातें बोल दी, उसने 2 लाइन मोटिवेटिंग वाली बोल दी, है ना, तो आप उसकी बातों को बोलोगे यार क्या पका रहा है, राइट। बट वहीं भी सोचो कोई अगर आकर के किसी ने बोला अरे नया गेम आया यार, है ना, 10 फ्रेंड आए आपके, नया गेम आया, क्या इंटरेस्टिंग गेम है, क्या वो कोई इस्तेमाल का है, क्या गेम खेलने से आपके करियर में कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, नहीं होने वाला, बट हमारा इंटरेस्ट वहीं पे आता है, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें जो गलत चीज़ें हम उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट है। तो वो चीज़ें मैं पहले आपको मिथ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, मैं उसके बाद ब्राइट साइड पे भी आऊँगा कि इसका ब्राइट साइड क्या है एंड कितना ब्रॉड है ये, राइट। सो पहले मैं एक एक करके मैं सारे मिथ को तोड़ता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला मिथ आता है जब आप प्रिपरेशन करते हो IIT JEE के लिए ना, लोग जो आपको बोलेंगे, है ना, इट इज़ टफ टू क्रैक IIT JEE, पागल है क्या, IIT JEE हमारे बस की बात नहीं है क्रैक करना, तुम्हारे बस की बात नहीं है क्रैक करना। अरे ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं, ठीक है। ज़्यादा स्कॉलर का मतलब क्या भाई, मतलब क्या, IT की डिग्री लेके थोड़ी आते कोई, है ना। कहीं ना कहीं सभी लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टूडेंट 0 लेवल से उठ करके अपने आप को नरिश करते हैं
एंड उस लेवल पे जाते हैं कि वो IIT का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, मेंस का हो या एडवांस का हो। मैंने अब तक की अपनी टीचिंग करियर में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि बहुत एवरेज लेवल के थे। मैं आपको अपने पहले IIT JEE के रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ। मेरा सबसे पहला स्टूडेंट राइट, जिसका कि स्कोर 10th स्टैंडर्ड में 75% था। कितना? 75% मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 80 के अबव भी नहीं था, 75% उसका परसेंटेज था 10th स्टैंडर्ड में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बच्चा था। उस बच्चे ने मतलब मैं उसके पास 11th स्टैंडर्ड, व्हेन ही हैज़ कंप्लीटेड हिज 11th स्टैंडर्ड, तो मुझे उसके बारे में पता चला। उसने मुझे कॉल किया तो मुझे पता चला कि इसे प्रिपेयर करना है IIT JEE के लिए। सो स्टार्टेड विद मैथ्स पोर्शन। सो मैंने जब उसके साथ स्टार्ट किया उसको टीच करना, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा वो कहीं ना कहीं रिवीजन कर रहा है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो एफर्ट पुट कर रहा है, राइट। सो वहाँ से मुझे एक ये रे ऑफ होप दिखा कि ये बच्चा कर सकता है। तो मैंने और भी डेडिकेशन वहाँ पे शो किया, एंड मेरे से कहीं ज़्यादा डेडिकेशन उस बच्चे ने शो किया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, इनफैक्ट आई डिड नॉट बिलीव व्हेन ही गॉट हिज JEE मेंस रिजल्ट। He got all India rank 229. So it was completely surprising. It was completely shocked, right? It was completely shocking. It was completely shocking for me and for their parents. All India rank 229 in his category. It was not a joke, right? So ये हुआ। फिर IIT एडवांस का एग्जाम दिया, अपियर किया उसने, एंड ऑल इंडिया रैंक 992 फिर से उसका आया। Currently he is studying in IIT खड़गपुर in ocean engineering branch, right? सो ये चीज़ होता है कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इट इज़ वेरी टफ टू क्रैक, बट क्या जो आपको बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको बोल रहे हैं इट इज़ टफ टू क्रैक, क्या उन्होंने उतनी मेहनत की जितना मेहनत रिक्वायर्ड होता है? क्या उन्होंने उतना टाइम मैनेजमेंट किया जितने टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? सो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, योर डेडिकेशन, योर हार्डवर्क एंड योर टाइम मैनेजमेंट। तो ये तीन चीजें अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है एंड फिर नहीं हुआ, तब अगर आपको ये वो इट इज टफ टू क्रैक IIT JEE, तब उसकी बात मानिए। अगर ये बात बोल रहा है लेकिन उसकी बातों का कोई बेस नहीं है, मीन्स कंप्लीटली ही इज डिमोरलाइजिंग यू, ही इज डिमोटिवेटिंग यू, सो दैट यू कैन नॉट गो फॉर IIT JEE, राइट। सो सबसे पहला मिथ आता है इट इज टफ टू क्रैक। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगा, इट इज नॉट टफ टू क्रैक, राइट, इट इज वेरी सिंपल टू क्रैक एक्चुअली। देखिए, टफ तब तक होता है आपके लिए कोई भी चीज़ जब तक आप उसके बारे में जानो नहीं। अगर आपने एक बार उस चीज़ के बारे में स्टडी कर ली, उसको जान लिया, तो आपके लिए अभी टफ नहीं रहता। पूरा कंटेंट आप समझ गए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ को समझ लिया आप, तो आपके लिए कोई टफ नहीं है। IIT JEE का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, माइंड इट, राइट। ये बिल्कुल टफ नहीं है, ये सिंपल है लेकिन वास्ट है। थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा हार्डवर्क, थोड़ी मेहनत, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एंड टीचर का राइट गाइडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि राइट गाइडेंस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल गलत है भाई कि आप IIT JEE क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है, पहला। मैं सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ, डिस्ट्रॉय योर बोर्ड एग्जाम, डिस्ट्रॉय योर बोर्ड एग्जाम एंड CET एग्जाम ऑल्सो, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग मिलेंगे जो कहेंगे आप IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, राइट। भले ही वो कहीं के नहीं हो आपस में, ठीक है, बट वो आपको जरूर सलाह देंगे कि ना घर के रहोगे ना तो घाट के रहोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब बताता हूँ कि ये मिथ किस तरीके से ब्रेक होता है। IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना का मतलब ये नहीं है कि किसी तीसरी दुनिया से आया हुआ सिलेबस है जो कि आपको नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है। IIT JEE का सिलेबस वही है जो आपका स्टेट बोर्ड में आप पढ़ना होता है। टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, कंटेंट सेम होता है, ठीक है। जो IIT JEE के सिलेबस में है वही सेम टॉपिक्स आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी होता है। अब क्योंकि IIT JEE का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, मैंने बोला, सो काफ़ी डेप्थ में उसको पढ़ना होता है, लेकिन स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही प्रिसाइज होता है। एंड CET का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा लेवल अप होता है एज कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड। सो वंस यू फिनिश्ड विद द JEE पोर्शन, इट इज़ नॉट वेरी टफ टू क्रैक CET एंड बोर्ड एग्जाम, माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले 6-7 सालों में बहुत सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स के, जितने भी बच्चों के IIT के रिजल्ट आए, हर एक बच्चे का, मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चे का स्टेट बोर्ड में 90% के ऊपर हमेशा परसेंटेज रहा है। क्योंकि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ IIT का हमने पोर्शन उठा लिया एंड स्टेट बोर्ड की बुक को हमने टच ही नहीं किया, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम के आप एक हफ्ते पहले भी आप सिर्फ स्टेट बोर्ड के एग्जाम के एक हफ्ते पहले भी आप सिर्फ JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग अगेन।
सो स्टेट बोर्ड के एग्जाम के पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपको 1 महीने पहले कंप्लीटली उसमें ब्रेक दिया जाता है एंड वो 1 महीना आपको ये कोच किया जाता है हाउ टू राइट पेपर्स इन योर बोर्ड एग्जाम। इस पर कंप्लीटली फोकस करते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना है। जो प्रॉब्लम आप 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करते थे बाय डूइंग माइंड कैलकुलेशंस इन MCQs फॉर JEE, राइट, अब उसी क्वेश्चन को अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो किस तरीके से उसको आप 2 की जगह पे 10 स्टेप में लिखोगे। इस चीज के लिए आपको प्रॉपर 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके ऊपर टेस्ट भी रखे जाते हैं सो दैट स्टूडेंट्स can understand the pattern of the board exam and they can write precisely over there appropriately, right? So इस पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता है। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अब तक क्वालिफाई किए हैं, अब तक जितने भी स्टूडेंट्स जेई के लिए क्वालिफाई किए, हर एक बच्चे का परसेंटेज बहुत हाई रहा है, 90 के ऊपर है, बिकॉज दे वर अंडर द राइट गाइडेंस कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए बोर्ड के लिए भी लास्ट में एंड सीटी के लिए भी। एंड पूरा आपने 1.5 से पौने 2 साल तो अपने जेई के लिए दिया ही है, सो नथिंग टू वरी अबाउट जेई, राइट। सो प्रिपेयरिंग जेई makes you strong and tough to appear in बोर्ड एग्जाम एंड सीईटी एग्जाम। अगर एक बार स्टूडेंट अच्छे तरीके से कह रहा हूं, अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हुए पूरे सिलेबस को फिनिश करता है, उस बच्चे के लिए सीईटी का सिलेबस एक तुच्छ सा सिलेबस हो जाता है। तुच्छ मतलब बहुत छोटा सा सिलेबस हो जाता है भाई, बहुत ही छोटा सा सिलेबस, बहुत ही प्रिसाइज लगता है उनको। स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत ही प्रिसाइज लगता है उनको, फिर उनके लिए वो कुछ रहता नहीं है, बस उनको पैटर्न समझने की आवश्यकता होती है जो कि आपको यहाँ पे करके दिया जाएगा, राइट। 100% करके दी जाएगी। अगर आप स्टूडेंट अपना एफर्ट पुट करने के लिए तैयार हो तो हम आपको अपना राइट गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार हैं। एंड मैं जिन बच्चों की बातें कर रहा हूँ उन लोगों ने किया है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ एंड आप भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है सच में, ठीक है। सो डिस्ट्रॉय योर बोर्ड एग्जाम कंप्लीटली बेसलेस बात। कोई अगर ऐसा कहता है मतलब वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं कराया गया है उस एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो कंप्लीटली फोकसिंग ऑन IIT JEE फॉर द एंटायर 2 years इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर सीईटी एग्जाम। सो अगर आप सही तरीके से करेंगे तो इसमें कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 4 years, ठीक है, क्योंकि 4 साल से ही लगातार जेई के रिजल्ट आ रहे हैं एंड वो बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज यू विल नाइदर गेट गुड कॉलेज, गुड मार्क्स, है ना, इन जेई एंड सीईटी। एंड ये सबसे डीमोटिवेटिंग लाइन जो आप सुनते हो कि आप जेई करोगे तो ना घर के रहोगे ना तो घाट के रहोगे, मतलब ना तो आपके जेई में अच्छे मार्क्स आने हैं ना तो आपके सीईटी में अच्छे मार्क्स आने हैं। फिर से एक और बेसलेस बात, किस तरीके से, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आप अच्छे तरीके से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अच्छे तरीके से कर रहे हो जेई की प्रिपरेशन अंडर द राइट गाइडेंस, तो आपका जेई का प्रिपरेशन के साथ साथ सीईटी का प्रिपरेशन एंड स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। सो ये बात, ये वाला स्टेटमेंट फिर से कंप्लीटली रॉन्ग है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये तब होता है, देखिए भाई, वैसे तो कहा जाए कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, मैं आपको एक फैक्ट और बता रहा हूँ कि जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप उन बच्चों के रिजल्ट देखिए, क्या वो बच्चे, हर एक बच्चा क्या सीईटी में बहुत अच्छे स्कोर ला पा रहे हैं, क्या स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर ला पा रहे हैं, नहीं हुए, ठीक है, नहीं है ऐसा कुछ भी। सो प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE मेक्स यू इनेबल टू स्कोर गुड इन ऑल द एग्जामिनेशंस, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एनी बोर्ड एग्जाम, राइट। सो आप सही तरीके से सिर्फ प्रिपरेशन करिए एंड 2 साल कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ आप प्रिपेयर करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट आना है और आना ही है, राइट। देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ये मिस गाइडेंस, ठीक है, कि मिस गाइडेंस करते हैं। कौन कौन मिस गाइड करते हैं भाई? फ्रेंड्स, अबे कहाँ जा रहे हो यार तुम, है ना, क्यों जा रहे हो जेई करने के लिए, मैं सीईटी कर रहा हूँ तुम जेई करोगे, हाँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। मिस गाइड करने वाले बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, फ्रेंड मिल गए, नहीं मुश्किल है जेई, मुश्किल है भाई, वो बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे लगता है 2-4 बार जेई का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। सो अगर उन्होंने नहीं दिया है, आपके फ्रेंड ने जो आपके साथ में है 10th स्टैंडर्ड किया भी है ना, क्योंकि उन्होंने भी कहीं 10 लोगों का बात सुना है तो अपनी राय बना ली कि जेई मुश्किल है। अब वो आपसे बात कर रहे हैं, बट आपको प्रैक्टिकली सोचना है, इज जेई डिफिकल्ट? अब तक जो भी बातें मैंने की है इसमें से कोई भी एक बात आपको अगर इम्प्रैक्टिकल लगे, जस्ट लेट मी नो कि कोई भी एक बात गलत हो एंड इम्प्रैक्टिकल हो, राइट।
सो आपका खुद का परसेप्शन होना चाहिए, एक आपकी खुद की राय होनी चाहिए। रॉन्ग परसेप्शन डेवलप करके अगर जिन लोगों से आप सलाह ले रहे हो, जिन लोगों ने रॉन्ग परसेप्शन डेवलप किया है किसी दूसरे के सजेशन पे, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो आप अपना एक अलग मिसकॉन्सेप्शन, एक परसेप्शन डेवलप ना करो कि ये मुश्किल है एंड नहीं हो सकता है। सो ये सबसे बड़ा एक पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, सीनियर्स है ना, आपके सीनियर्स, जाइए किसी सीनियर के पास जो कि, अभी एक बात बताइए, आप सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और आप एक ऐसे सीनियर स्टूडेंट से जाके पूछ रहे हो जो खुद जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, कैन ही टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई? नहीं कह सकता है, आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ये इलॉजिकल है। सेकेंड थिंग, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा सीनियर है आपका जो कि जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बट आप उसके पास अगर जा रहे हो तो वो भी कह रहा है भाई जेई की प्रिपरेशन मत कर, बहुत ही मुश्किल है, राइट। सो उससे मैं कहता हूँ आप 2-3 सवाल पूछिए जरा सा, ठीक है। क्या आप अपने सारे टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो? क्या अगर आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी जगह पे हो, मान लीजिए कि आपको 4 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या 4 से 5 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी है, तो क्या आप 4 से 5 घंटे स्टडी कर रहे हो रेगुलर घर पे? नहीं। सो विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, राइट, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट टीचर के पढ़ाने के बाद आपके सेल्फ रिवीजन से आता है, राइट है। किसी भी चीज़ का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हाँ, जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, जो भी सीनियर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उनका राइट गाइडेंस के अंदर वो प्रिपरेशन चल रहा है, आप उनसे पूछे, वो बोलेंगे सिंपल है, बहुत ही आसान है जेईई के लिए प्रिपरेशन करना, बस आपके पास आपका राइट गाइडेंस होना चाहिए एंड आपके पास आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। आपका डेडिकेशन एंड आपका हार्डवर्क वहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। सो सीनियर्स सेलेक्ट करिए एंड फ्रेंड्स सेलेक्ट करिए, बट वो सारे फ्रेंड्स एंड वो सारे सीनियर्स को सेलेक्ट करिए पूछने के लिए जो कि यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर चुके हैं। आप ऐसे फ्रेंड्स या फिर ऐसे सीनियर्स का सजेशन मत लो जो खुद की एक फेलियर है उस फील्ड में। सो आपको वो वही बता सकते हैं कि किस तरीके से नहीं किया जा सकता है, आपको ये नहीं बता सकते कि किस तरीके से किया जा सकता है, राइट है। इस वजह से वो खुद नहीं गुजरे हैं तो आपको वो कोई ऐसा राइट सजेशन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। एंड बहुत अच्छे तरीके से अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन तो जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। तीसरा, फेल्ड पीपल, जिसकी बात मैं कर चुका हूं कि जो खुद फेल हो चुके हैं वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही सिर्फ आएंगे, बोलेंगे भाई मत करो, मैंने किया नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये नहीं बताएंगे, इसके पीछे के 10 कारण नहीं बताएंगे कि मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की, मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, मैंने अपना टाइम पूरा वेस्ट किया इन्वेस्ट करने की जगह पे, राइट। सो इज इट लॉजिकल टू वेस्ट 3 hours ऑफ अ डे instead of investing in your self study, right? So and चौथा, फ्री एडवाइजर्स जिनके पास कोई काम नहीं होता है, आप रास्ते चलते भी ऐसे भी अगर मन में सोच रहे हो कि मुझे जेईई के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी मन की आवाज़ सुन करके आपके पास आएंगे बताने के लिए मत कर, ठीक है, मत कर। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनको कि क्यों नहीं कर, बस मत कर, ठीक है। उनको खुद को नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं मालूम होता उन्हें, बस उन्हें ये मालूम होता है कि मुझे फ्री एडवाइस देना है, सो मत कर, राइट। सो ऐसे लोगों की आप बातों में ना आए, आप ऐसे लोगों की बातें सुने जो आपके सीनियर्स कर चुके हैं। देखिए, आपको जब भी सक्सेसफुल बनना है तो आप सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात कही जाती है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 people विद हुम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, राइट। सो अगर आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है एंड आपको सक्सेसफुल बनना है एंड अच्छे कॉलेज में जाना है, आईआईटी में एक्चुअली जाना है, तो आपको 5 फ्यूचर आईआईटीएन से मिलो जो कि आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे 5 लोगों से बातें करो जो कि वहाँ पे सक्सेसफुल हैं, जो कि आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं। आप ऐसे लोगों से बातें करो, ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करो जो आपको मिसगाइड खाली कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटी वाले। आज शर्मा जी एन गुप्ता जी लिख लिया मैंने यहाँ पे एक्चुअली गलती से। भाई शर्मा जी एन गुप्ता जी के बच्चे बड़े होशियार होते हैं यार, ठीक है। ये यहाँ पे शर्मा जी गुप्ता जी की जगह पे आप किसी और को इमेजिन कर सकते हैं। शर्मा जी एंड गुप्ता जी दे आर वेरी टैलेंटेड, तो हमेशा वो आपको अच्छे सजेशन ही देंगे कि भाई जो राइट सजेशन है वो आपको देंगे। अगर आपने मेहनत किया तो रिजल्ट अच्छा आएगा एंड मेहनत नहीं किया तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगेन रिपीटिंग अंडर द राइट गाइडेंस वेन विद द टाइम मैनेजमेंट, राइट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी वाले कहते हैं कि ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। सो भाई किसके साथ कैसा हुआ, क्यों हुआ पता नहीं है, ठीक है, क्यों हुआ पता नहीं है, बस इसके साथ ऐसा हुआ ये मालूम है आपको, ठीक है। सो जब तक किसी भी चीज़ के पीछे का कारण पता नहीं होता ना, उस चीज़ को सुनने में मज़ा नहीं आता है एंड उस चीज़ को मानना भी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। कि अगर मुझे किसी ने बोल दिया भाई, है ना, कि ये चीज़ें ऐसी घटना घट गई, बट ये घटना क्यों घटी, उसके पीछे का हो सकता है कोई लॉजिकल रीज़न हो, राइट। सो जिसका भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उनका नहीं हुआ, उसके पीछे n नंबर्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं।
वो आपको रीजंस कभी नहीं बताएंगे उसके पीछे के कि उसने स्टडी नहीं की, उसने टाइम पास किया, राइट। ये सारी चीज़ें 10 बहाने जो भी एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं वो आपके साथ कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं बताया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ ये बताया जाएगा कि इसका नहीं हुआ, राइट। सो इट इज़ नॉट वेरी टफ, अगेन आई एम रिपीटिंग। सो चूज अ वाइज डिसीजन, टेक अ वाइज डिसीजन and think properly and practically and then take the decision, right? Okay, coming on the next point, fishing, right? ये भी भाई बहुत जोरों शोरों से चलता रहता है, ठीक है। आज देखिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी कोचिंग या क्लास या फिर कोई किसी टीचर का यहाँ पे मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ या ना मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ, बट जो भी मार्केट अब तक मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे हैं जो कि सिंसियरली बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराते हैं, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आपको वीकली कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं IIT JEE के लिए, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, प्रैक्टिकली सोचिए आप कि जहाँ पे बच्चे 1.5 से 2 साल कंप्लीटली 1.5 से 2 साल रह करके प्रिपरेशन करते हैं JEE की, तब कहीं वो JEE की को क्वालिफाई करने के लायक बनते हैं एंड IIT JEE का एग्जाम क्वालिफाई करके IIT में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिर किसी क्लास में आप सैटरडे संडे मीन्स वीकेंड क्लासेस अटेंड करके आप 2 साल तक किस तरीके से आप JEE क्वालिफाई कर सकते हो? थिंक प्रैक्टिकली। प्रिपरेशन ऑफ JEE नीड्स टाइम, इट रिक्वायर्स योर हार्डवर्क, इट रिक्वायर्स योर टाइम, एक्चुअल टाइम, कि आपका जो मेन टाइम है, मेन कोर्स में आप चल रहे हो, ठीक है, आपको कंप्लीटली वो टाइम आपको JEE की प्रिपरेशन के लिए डिवोट करना है। ये नहीं कि मंडे टू फ्राइडे में स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड CT की कर रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे में JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ ऑफ द प्रिपरेशन। ये ऐसा प्रिपरेशन कहीं भी नहीं होता है एंड कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मैंने आज तक देखा है अपने करियर में जिसने की टाइम पार्ट टाइम है ना, जिसने की पार्ट टाइम प्रिपरेशन करके वीकेंड क्लासेस अटेंड करके JEE को क्वालिफाई किया हो, राइट। अगर वो बच्चा खुद से, मान लीजिए कोई भी कोचिंग क्लास नहीं ले रहा है, ठीक है, अगर वो बच्चा खुद से घर पे वो सिर्फ उस लेवल की सेल्फ स्टडी कर रहा है एंड सैटरडे संडे सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए जा रहा है, देन इट इज ओके। बट आप मंडे टू फ्राइडे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड लेवल की एंड सैटरडे एंड संडे आप 2 दिन में क्या ऐसा कर लोगे कि इतना आपका लेवल अप हो जाएगा, राइट, एंड आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाएगी कि आप JEE क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको जो बोलते हैं ना कि मैंने किया और नहीं हुआ, तो इस कैटेगरी के बच्चे बहुत सारे आपको मिलेंगे कि सिंसियरली उसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं या प्रॉपर टाइम उसको नहीं दे पाते हैं जितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो वीकेंड क्लासेस अटेंड करके बिल्कुल भी आप JEE क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो फिशिंग के अंदर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे होंगे कि फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट एक IIT बना करके ही निकालूंगा, राइट। सो आप जहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं आपको IIT बना के निकालूंगा, मैं यहाँ पे आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको IIT बना के निकालूंगा, राइट। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपना डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क अंडर द राइट गाइडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट पुट अप किया तो आपका रिजल्ट 100% गारंटीड है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको 100% रिजल्ट की गारंटी देता हूँ अपने साइड से। ऑब्वियसली इट्स अ 2 हैंड गेम, राइट। अगर एक हाथ से आप ताली बजाओ तो कभी नहीं बजेगी, दोनों हाथ रिक्वायर्ड होता है ताली बजाने के लिए, राइट। वो सेम किस्सा यहाँ पे भाई, अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, बच्चा अपना एफर्ट नहीं पुट कर रहा है, देन हाउ कैन ही प्रोड्यूस द रिजल्ट? इट इज कंप्लीटली लॉजिकल, राइट। सो इफ समवन कम्स टू यू एंड सेज कि मैं तुम्हारा 2 साल के बाद IIT में रिजल्ट दिलवा दूंगा, कंप्लीटली फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। IIT JEE की प्रिपरेशन नीड्स, डिमांड्स कंप्लीट टाइम ऑफ 2 years, कंप्लीट डेडिकेशन। आपके दिमाग में, आपके सोते खाते पीते उठते जागते टहलते टहलते आपके दिमाग में सिर्फ IIT ही होना चाहिए। देखिए भाई, एक सिंपल सी बात कहता हूँ, जो सोच पाया वो कर पाया, जो सोच नहीं पाया वो कुछ नहीं कर पाया। आपको मालूम है सबसे पहले चांद पे कौन पहुंचा था? दिमाग में आया होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नहीं पहुंचा था, चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सोच पहुंची थी, उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचा, ठीक है। तो अगर आपको IIT में जाना है तो आपकी थिंकिंग वैसी होनी चाहिए कि मुझे IIT में जाना है तो मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, मेरी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, मेरे थॉट्स क्या होने चाहिए। मैं अगर नेगेटिव बातें सोच रहा हूँ, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ की जगह पे मेरा नहीं हो सकता है, दिस इज कंप्लीटली अगेन रॉन्ग, ठीक है। सो अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंडर रखिए, आप एक पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस के अंदर रखिए एंड सारी की सारी पॉसिबिलिटीज वहाँ पे फिर आपको क्रिएट होती दिखेगी, राइट। एक बहुत अच्छी फिल्म ओम शांति ओम की फिल्म की एक डायलॉग है, ठीक है, आपको याद होगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप पूरे शिद्दत से चाहते हो
तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है, राइट। इफ़ यू डिज़ायर एनीथिंग विद योर फुल डिज़ायर, देन द कंप्लीट यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट योर्स, राइट। सो ये होता है भाई कि पूरे यूनिवर्स एक साजिश में लग जाती है कि वो चीज़ आपसे मिले। सो अगर आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में IIT है, आप उतना एफर्ट पुट कर रहे हो, राइट, तो कहीं ना कहीं IIT का जो एक सीट है कहीं ना कहीं आपके पास चल के आता रहता है, धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होता रहता है, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में रिजल्ट होता है एंड आप एक डिसाइड कर पाते हो कि मुझे किस IIT में जाना है, राइट। बहुत अच्छा लगता है सुन के, मैं IIT में जा रहा हूँ, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरा 2 साल प्रिपेयर किया अपने आप को अंडर द राइट गाइडेंस एंड द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, then it is nothing tough to prepare for IIT. It is very simple, right? Okay, so these are the myth, right? Now I am talking about the bright side कि अगर आप 2 साल बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर कर लिया, तो IIT के प्रिपरेशन के बाद, IIT के रिजल्ट आने के बाद क्या क्या आपके साथ अच्छी चीज़ें हो सकती है, एंड IIT की प्रिपरेशन करने के दौरान भी आपके पास क्या डेवलप होता है, आप कौन कौन सी नई चीज़ों को सीखते हो, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ब्राइट साइड की बात करता हूं मैं यहाँ पे जरा। सबसे पहला है इनेबल्स यू टू क्रैक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनेबल्स यू टू क्रैक ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब ये आप यूं समझ लीजिए कि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे नीचे आपको CET या स्टेट कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम ले लीजिए, एंड इससे नीचे ही आपका बोर्ड का सिलेबस होता है। मीन्स जेई कवर कर रहे हो मतलब CET ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, एंड CET कवर हो रहा है मतलब बोर्ड एग्जाम भी आपका कवर हो रहा है। बट जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट का 1 महीना हम लोग कंप्लीटली आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, एंड CET का पैटर्न आपको जेई के एग्जाम के बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सो कंप्लीटली जेई पे फोकस करिए आप बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले तक, एंड उसके बाद आप अपने सबमिशंस एंड बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए। वी विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। वी हैव अ वेरी प्रिसाइज प्लान फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जेई और नीट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कीप यू इन मेन स्ट्रीम ऑफ द साइंस। भाई अगर PCM में आ गए, जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो मजा नहीं है। PCM में आने के बाद जो मेन स्ट्रीम साइंस का जो कोर्स सब्जेक्ट है उसके डेप्थ नॉलेज को अगर नहीं सीख पा रहे हो, मतलब आप PCM को क्या कहते हैं भाई, मजा नहीं ले पा रहे हो। भाई PCM सब्जेक्ट ग्रुप अपने आप में बहुत ही डीप है, आप सीखिए कितना सीखना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट जब पूरा सिलेबस जब कवर करोगे आप जेई लेवल का, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि PCM कितना इंपॉर्टेंट है एंड डेली टू डेली लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो आपको वहाँ पे एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल ज्ञान आपको वहाँ पे मिलेगा साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में, एंड बहुत एंजॉय करोगे आप इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, या नीट के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूं या CET एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट को या बहुत सारे टॉपिक्स को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर आपको उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। सो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करना है, एंड स्टेप टू स्टेप आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग को क्रिटिकली डेवलप करना है, एंड आप किस तरीके से अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके आप सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीख सकते हो, एंड हर एक क्वेश्चन को आप अपने लिए सिंपल बना सकते हो। सो क्रिटिकल थिंकिंग, दिस विल डेवलप यू क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, मेक्स यू टेक्निकली स्ट्रांग टू एनालाइज द प्रॉब्लम। वंस you have a critical thinking power, then it means that you are going to be technically strong. देखिए जेई और जो भी इन नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेई ले लीजिए, नीट ले लीजिए, बिटसैट ले लीजिए, VIT ले लीजिए, इन सारे एग्जाम्स की खासियत ये है कि जो भी सवाल पूछते हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है। आपको टेक्निकली बहुत अच्छे तगड़े तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये जो सवाल है किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर आपका दिमाग वहाँ पे टेक्निकली नहीं चल रहा है तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर चुके हो तो आपको टेक्निकली सोचने में कोई भी इशू नहीं होगा। एंड जो 2 साल कंप्लीटली होगा, 2 साल जो कंप्लीट होगा आपका जेई का प्रिपरेशन का,
ये 1.5 साल कंप्लीट होते होते, है ना, मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ कि 1.5 साल कंप्लीट होते होते आप बहुत टेक्निकली स्ट्रांग भी बन जाते हो एंड आपकी थिंकिंग काफ़ी क्रिटिकल भी हो जाती है सब्जेक्ट नॉलेज को, कोर नॉलेज को लेकर के, ठीक है। एंड बाकी की जो आधे साल बच गए उसमें से आपकी सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती है। सो प्रैक्टिस देखिए, आपको जेई का अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक होता है एक्यूरेसी एंड दूसरा होता है स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेटली सॉल्व करिए, क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है स्पीड। सो स्पीड कहाँ से डेवलप होगा, जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गया है एंड आप टेक्निकली सोच पा रहे हो, मीन्स आपके पास एक्यूरेसी डेवलप हो चुकी है। एंड स्पीड कैसे इंक्रीज किया जाए, तो स्पीड को इंक्रीज करने का एक ही मात्र तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस करिए, जितना बार हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो स्पीड अपने आप डेवलप हो जाती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट अपीयर करोगे, उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, उतने अच्छे आपके मार्क्स आउटपुट में आने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, वी हैव अ वेरी ग्रेट प्लान फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। सो इसके बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस, ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर IIT और एम्स और AFMC, मीन्स यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट करियर ऑप्शंस, राइट, बेस्ट करियर ऑप्शंस। उसके बाद अ सोशल स्टेटस एंड अ इकोनॉमिकल स्टेटस एज वेल। देखिए ये पॉइंट सबसे लास्ट में लिखा है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि जब तक आप, ठीक है, जब तक आप IIT की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो, तब तक लोग ये कहते हैं, ठीक है, लोग ये कहते हैं देखो शर्मा जी का लड़का जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक बार शर्मा जी का लड़का क्वालिफाई कर जाता है ना जेई या फिर नीट के थ्रू किसी MBBS कॉलेज में चला जाता है, किसी भी IIT या किसी एम्स के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो लोग फिर ये नहीं कहते हैं शर्मा जी का लड़का जा रहा है, फिर बोलता है उस लड़के के पिताजी जा रहे हैं, ठीक है। सो एक बहुत ही सिंपल सा मतलब मैं बात कहना चाहता हूँ भाई कि देखो, जब तक आपको लोग आपके पिताजी के नाम से जानते हैं दैट इज़ वेरी कॉमन, लेकिन जिस दिन आपके नाम से लोग आपके पिताजी को जानने लगे दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पेरेंट एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। सो ये चीज़ आपको एक सोशल स्टेटस एंड एक इकोनॉमिकल स्टेटस भी आपको साथ में प्रोवाइड करता है, अगर आपने 2 साल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से की तो, ठीक है, अंडर द राइट गाइडेंस एंड विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगेन, राइट। सो ये हो गया मिथ एंड ये हो गया ब्राइट साइड। नाउ देखिए, मिथ सुन करके बहुत जल्दी लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ब्राइट साइड आपको जब सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, तो इसको बिलीव करना मुश्किल होता है। इसको बिलीव करना आसान इसलिए होता है क्योंकि बेसलेस बातें होती हैं, ठीक है। आपको मैंने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की आपके साथ, ठीक है। आज की बात से कोई अगर आपको कोई ऐसी बातें कर रहा है, जस्ट आस्क देम डू यू हैव एनी एग्जाम्पल, डू हैव एनी बेस। अगर आप किसी फेलियर की बात कर रहे हो तो क्या आपको मालूम है कि वो फेल क्यों हुआ है, राइट। सो आस्क देम। नाउ अभी ये सारी चीज़ें हो गई। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोसीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE एंड NEET, राइट। So we have a 3-step process to make you prepare for IIT JEE and NEET exam and all the competitive exams including CET and state board की भी मैं बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे। So सारे के सारे एग्जाम को प्रिपेयर कराने के लिए we have a 3-step process: plan, prepare and perform, and the last step is to get into your desired or dream college. We have a proper plan. We will discuss in detail. I will give you my number. You can contact me on my number, and we have a very good team. And in fact, I would like to say we have one of the best team in this area, in this PCMC area, for physics, chemistry, maths and biology. So plan, prepare and perform. We check the performance of the student through the testing system. So we have a very vast testing system also. We are going to develop a very vast testing system as well to improve the performance of the student, and after going through this stage no one can stop you to get into your desired college, my dear students, right? So आज का डिस्कशन, बेसिकली आज का जो डिस्कशन ये पूरा अभी मैंने जो इतनी बातें की अभी, ये सारे के सारे डिस्कशन सिर्फ इसलिए थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि अवेयरनेस नहीं होता है, जिनके कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होता है इसके बारे में कि किस तरीके से राइट गाइडेंस एंड राइट प्रिपरेशन करना चाहिए हमें जेई के एग्ज़ाम के लिए आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। तो ये आज का सेशन बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए डेडिकेट करता हूँ जो भी 10th से 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स के लिए डेडिकेट करता हूँ जिनके बच्चे भी 10th से 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया
तो आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। देखिए एक बड़ा सिंपल सा बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने एक स्टोरी सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। बट ये बहुत पुरानी कहावत है, ये 1960s वगैरह में हुआ करते थे। अभी ये बिल्कुल नहीं होता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज के डेट में एक कछुए खरगोश वाली रेस नहीं है। यहाँ पे रेस में सिर्फ खरगोश पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड अगर एक खरगोश सो गया तो दूसरा खरगोश ही जीतेगा, इस बात को मान लीजिए आप। सो यहाँ पे कोई किसी भी स्लो लर्नर्स के लिए या फिर स्लो जो भी आप लो लेवल के एग्जाम्स हैं उन लोगों की हम बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप हाई लेवल के एग्जाम को क्रैक करने की आप कैपेबिलिटी रखते हो तो लो लेवल के एग्जाम को क्रैक करना इट इज वेरी सिंपल, राइट। एंड वी हैव अ प्रॉपर प्लान टू मेक यू प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स ऑल्सो along with IIT JEE, right? So I hope you all have enjoyed this session and you have cleared your all the doubts and you can motivate your ward, your friends and everyone to prepare for JEE and wish you all the best for your next 2 years. Have a very wonderful years ahead. Thank you. Thanks a lot everyone for listening my complete session. Thank you.